चलो लिखो सबसे पहले। आज हम लोग लास्ट क्लास हम लोग किए थे बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट में हम लोग क्या सीखे कि फिक्स कॉस्ट कैसा होता है, वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर दिया है तो उसका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम लोग करेंगे फुल फ्लेजेड सम्स कॉस्ट शीट का, जिसमें हम लोग को 10 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फॉर्मेट से, सीखेंगे कि कॉस्ट शीट बनाने का जो प्रोसेस है वो किस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग आ जाओ सब लोग फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आपको एक प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट निकालना है और उसके बाद निकालना है उसका सेलिंग प्राइस। हाँ आ जाओ आ जाओ। पहला आपको निकालना होता है टोटल कॉस्ट एंड दूसरा आपको निकालना होता है उसका सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको निकालना है तो उसमें आप हर एक तरह के कॉस्ट को जोड़ोगे। जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो ठीक है, आज हम लोग और भी डिटेल में एक्सपेंड करें, बंद कर दो उसको। और भी डिटेल में जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि हर एक एस्पेक्ट का, जैसे कंपनी में क्या क्या होता है। एक फैक्ट्री होता है, कंपनी में ऑफिस होता है, और कंपनी में क्या होता है, बोलिए सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो ए टू जेड जितने भी डिपार्टमेंट है सारे का कॉस्ट को जोड़ेंगे। अच्छा, कॉस्ट को जोड़ने के बाद क्या हम लोग कभी भी कस्टमर को कॉस्ट में माल बेचते हैं? नहीं। क्या जोड़ते हैं उसमें? प्रॉफिट जोड़ते हैं। सो कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसको क्या बनाते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। सो ये पूरा प्रोसेस को आज हम लोग समझेंगे कि ये स्टार्टिंग कहां से होता है और एंड कहां से होता है। सो अगर हम बात करें इस पूरा प्रोसेस का, किसी भी एक माल को बनाने से लेके एंड तक का, वो बंद कर देना, ठीक से बंद कर दो। पहले लेफ्ट वाला बंद कर दे, फिर राइट वाला बंद कर दे। इतना लेट क्यों? इट्स ओके, निकालो बुक, ले लो पीछे से, बुक है? हाँ ले लो अपना अपना पीछे से बुक, और एक बुक सामने भी दे दो इसको। तो सबसे पहला कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर तुमको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया करने दिया जाए तो क्या चीज से शुरू करोगे? क्या लाना होगा? हाँ वेरी गुड। सबसे पहले आपको लाना होगा रॉ मटेरियल, राइट। अब रॉ मटेरियल लाने से प्रोडक्शन सिर्फ हो जाता है? नहीं होता है, और भी बहुत सारे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लगते हैं। क्या लगते हैं? नहीं, मशीन कॉस्ट नहीं है, बात समझो। मशीन इज नॉट द कॉस्ट। मशीन में काम कौन करता है? लेबर। लेबर इज द कॉस्ट। उसके बाद ओवरहेड, ओवरहेड इज द कॉस्ट। मशीन का जैसे ये बोल रहे डेप्रिसिएशन, यस डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट। बिकॉज द लॉजिक बीइंग पूरा मशीन एक प्रोडक्ट को बनाने में कंज्यूम नहीं हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कंज्यूम होता है, राइट। टाइम का आता नहीं है ना। हेलो, हाँ सेकंड फ्लोर दादरा। घुस गया तुम इसके अंदर? वेरी गुड। अब सेटल हो जाओ, फटाफट सेटल हो जाए तो और फिर टाइम वेस्ट होगा। रेडी? सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लगाते हैं। अब मेरा एक सवाल एकदम कॉमन सेंस वाला बताऊंगा, तुम इसमें 3 ऑप्शन दे रहे हो, तुम आंसर करना कौन सा राइट है। अब एक सपोज हम लोग एक नॉर्मल प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें हमको रॉ मटेरियल का तुमको मैंने दे दिया ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद मैंने तुमको दिया परचेज, और उसके बाद दिया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हमको 1 कप चाय बनाना है, चाय पत्ती है 100 ओपनिंग स्टॉक, 20 परचेज और 30 का क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को बताओ इन तीनों में से कौन सा मेरा एक्चुअल में कॉस्ट है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज या क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से एक्चुअल में मेरा कौन सा स्टॉक है? परचेज। कौन कौन परचेज के साथ है? मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आ जाओ जाओ बैठ जाओ ना, फटाफट आ जाओ, वेट नहीं करोगे, आ जाओ। तुम इधर बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ, एक दिन सामने जाओ, मेरे पास आ जाओ, कम यहाँ। बैठ जाओ।
रेडी? तो बताओ तीनों में से मेरा कॉस्ट कौन सा है? परचेज। कौन कौन परचेज के साथ? सर ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों। ओपनिंग और स्टॉक और परचेज दोनों मेरा कॉस्ट है। तुम बताओ किसके साथ हो? चाय बनाने के लिए मेरे को जो चाय पत्ती लगेगा वो कौन सा पोर्शन होगा? सर दोनों। राइट? और किसी का कोई आंसर? एनीबडी? नहीं? तुम बताओ भाई, चाय बनाओगे तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा मेरा कॉस्ट होगा? परचेज और ओपनिंग स्टॉक। सबको कितना नंबर मिलेगा एग्जाम में? 0। अरे गजब, पहले समझ। 0 से ज्यादा नहीं मिलेगा तुमको। क्यों नहीं मिलेगा? तुम लोग खुद सोचो बुद्धि। पहले पहले बनो एक चाय वाला, फिर बनो कॉस्ट अकाउंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पहले होगा। क्यों? आप देखो एक चाय बना रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? हम चाय बना रहे हैं, मेरे पास पहले से चाय पत्ती कितना था? 100 यूनिट्स। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो अब मैंने नया चाय पत्ती कितना खरीदा? 20। तो हमारे पास टोटल चाय पत्ती कितने हो गए? लेकिन क्या मैंने इसको केटल में डाला है? नहीं। कितना डाला है? नहीं। 30 तो अपने को एंड में बच गया। तो आपने डाला कितना? 90। अभी कैसे है 90? मतलब आपने 100 और 120 को इसको ऐड किया तो 120 हुआ। गोडाउन में जाके देखा तो क्या मिला? 30 यूनिट्स। तो भाई बाकी कहाँ गया? बाकी गया तुम्हारा चाय बनाने में। सो रियल में तुम्हारा कॉस्ट कितना है? 90। फिर सर ये ओपनिंग स्टॉक क्या था? एसेट। क्लोजिंग स्टॉक क्या था? एसेट। दोनों तो एसेट था ना, क्योंकि आप लोग बैलेंस शीट बनाए हो सेमेस्टर 1 में। और बैलेंस शीट में स्टॉक लिखो या नो? कहाँ लिखते थे बैलेंस शीट में स्टॉक? एसेट साइड में। बैलेंस शीट में पूछ रहा हूँ, बोलता है ट्रेडिंग पीरियड। सेमेस्टर 1 इसका सप्ली, हमारे यहाँ सप्ली भी फ्री है। हाँ। लेकिन ये नहीं जरूरी है कि उसका हम बेनिफिट लेके रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करने का। तो बैलेंस शीट में पूछा, बैलेंस शीट में स्टॉक कहाँ? 2 जगह होता है, एसेट या लाइबिलिटी। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ देखो आज तक? एसेट में। सो ये सब मेरे एसेट्स है। ठीक है, मेरे को जो कॉस्ट लगता है वो क्या होगा? कंजम्पशन। ये मैंने कितना चाय पत्ती कंज्यूम किया, क्या करने के लिए? चाय बनाने के लिए। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग इसके फॉर्मेट में चलते हैं। तो फॉर्मेट में मेरा क्या फिगर आना चाहिए? तुम लोग बताओ खुद से। हम लोग क्या बना रहे हैं? फॉर्मेट किसका है? ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, और हम लोग क्या बना रहे हैं? चाय बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए फॉर्मेट के अंदर? ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए, परचेज आना चाहिए, या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया मैंने आपको। रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट? क्योंकि अब से समझ में आ गया कि खर्चा क्या है। ना ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, ना परचेज खर्चा है, ना क्लोजिंग स्टॉक खर्चा है। क्या खर्चा है मेरा? रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड खर्चा है, कि एक्चुअल में मैंने इस साल कितना कंज्यूम किया। ठीक है, अच्छा सोचो मैंने 100 यूनिट ऑफ चाय पत्ती खरीदा और कुछ नहीं किया। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया। ठीक है, उसको घर पे रख दिया। मेरा खर्चा कितना? 0 बोलोगे। ठीक है, मत बोल देना 100 रुपया। क्यों? वो जो अभी 100 रुपया का चाय पत्ती वो कहाँ है? तेरे पास ही तो है, वो तेरा एसेट है। इट्स नॉट अ एक्सपेंस। ओके, सो मेरा एक्सपेंस क्या होगा? उसको फॉर्मेट हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? नहीं वो जो भी होता है उतना जाएगा तो हो गया। पर पढ़ा रहे वैसे पढ़। बोलता है चाय पत्ती खराब भी तो हो सकता है। हम तो रखता है ऐसे पैकेट में, खराब नहीं होता मेरा, लूज लेता होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या बना फिर इतना देर पढ़ के? फॉर्मूला क्या बना रॉ मटेरियल कंज्यूम का? बहुत बढ़िया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है फिनिश गुड्स? पक्का? हाँ ठीक है, फिनिश गुड्स मत बोल देगा नहीं तो चाय पूरा चाय बन जाएगा। हाँ, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, खेला करता है गुड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहां तक तुम फॉर्मेट कर लो पहले। चलो आरएमसी में पूरा लिख देता हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम, मजाक नहीं उड़ा उसका ऐसे। शब्द को फर्स्ट आ जाएगा तो तुम क्या है? ठीक है ना। चलो यहाँ तक पहले फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते एक एक चीज डिटेल में समझेंगे। सो अभी तक हम लोग सिर्फ ये सीखे पहला कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट विच इज आवर रॉ मटेरियल कंज्यूम। फाइनल। पेन भी नहीं लाया? दो बंधु लोग पेन दो। ऐसे भाई जो मैं भी जब ट्यूशन जाता था ना तो मैं कभी पेन लेके नहीं जाता था। उससे क्या एक दो लड़की से बात करने मिलता था और कोई बात। वो लड़की लोग हेल्प करती। और मैं तो कॉपी भी लेके नहीं आता था, उसका मिडिल पेज ऐसे फाड़ के उसका निकाल के। तुम्हारा इंटेंशन तो ऐसा नहीं है ना? हाँ, तुम अच्छा लड़का है। पहला बार पढ़ चुके हैं। अरे गजब तरक्की।
अभी तुम हमेशा फर्स्ट बेंच में बैठेगा, अगर लेट आएगा अप्रैल से तो लेट आना ही मत, अप्रैल से एकदम सामने बैठने हैं तो फटाफट फर्स्ट आए। परसों से अप्रैल है एक्चुअली, कुछ लोग आता नहीं है ना, पीजी का पैसा बचाता मार्च का, मार्च में आ जाएगा तो पीजी का पैसा देना होगा, अप्रैल से आएगा तो क्या है, नया मैम से पैसा लगेगा। स्ट्रैटेजी। कौन कौन यहाँ पीजी में रहता है? इतना लोग आता है, मतलब देखो इतना लोग पैसा वेस्ट किया है मार्च का, कोई इशू नहीं है, बाकी लोग जो फ्यूचर में वेस्ट करेंगे टाइम से आएंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर सबका? अभी तक नहीं किया? बी क्विक, बी क्विक। 10 नंबर का चैप्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला चैप्टर 10 मार्क्स रहेगा पेपर में। बोलो तुम्हारा क्या नाम? नयनतारा, वेरी गुड। अब मेरे को ये बताओ रॉ मटेरियल के साथ क्या लगता है? और लेबर, राइट? चाय वाला को तो देखा ही होगा बनाते वक्त। सो लेबर, सो 2 टाइप का लेबर होता है। तुम लोग देखा होगा, चाय दुकान इमेजिन कर लिया ना, रास्ता वाला, एमबीए चाय वाला मत इमेजिन करेगा, हाँ उतना नहीं, रास्ता वाला करेगा तो कॉस्टिंग कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। लेबर देखा है, चाय बनाता है, और एक जन होता है लेबर, क्या करता है वो? ये बताओ ना तुम, क्या नाम था? नहीं वो लड़की का, हाँ श्वेता बताओ। एक तो तुम देखी होगी चाय दुकान में जो चाय बना रहा होता है, और लेबर देखी हो कोई? कौन सा? बनाने वाला तो मैंने बोला बना रहा है चाय। एक होता है जो बर्तन धोता है और कप प्लेट्स वगैरह धोता है। तो 2 टाइप के लेबर होते हैं हमारे देश में, मतलब चाय की दुकान में, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। तुमको क्या लगता है कौन सा लेबर हमारे कॉस्ट में आना चाहिए? सबसे पहले दोनों आना चाहिए, दूसरे को जो पैसा दे फ्री में थोड़ी कब धो के जा रहा है, दोनों आना चाहिए। लेकिन मेरा प्राइमरी कॉस्ट कौन है जिसके बिना चाय नहीं बन सकता? राइट? जो चाय बनाने वाला तो जो डायरेक्ट लेबर, उसके बिना तो चाय नहीं बन सकता। सो हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्ट लेबर। इसको हम लोग सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं और इसको हम लोग प्राइमरी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट होता है विच इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप गैस लगा रहे हो, ठीक है, उसको उबाल रहे हो, तो वो खर्चा हो गया तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसके बिना चाय बन नहीं सकता। तो अगर शॉर्ट में बात करें तो 3 कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए। सबसे पहला रॉ मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, बोलते बोलते याद हो जाएगा, जो पहला डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 3 कॉस्ट मिला के हम लोग इसको टोटल कॉस्ट नहीं बोलते, हम लोग इसको क्या बोलेंगे बॉस? प्राइमरी कॉस्ट। सो दैट इज कॉल्ड इन आवर कॉस्ट शीट प्राइम कॉस्ट। डिटेल में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूरा फुल फ्लेजेड सम नहीं देखे, पार्ट्स में पूछता है, बोलता है फाइंड प्राइम कॉस्ट। सो आपको पता होना चाहिए कि कहां तक सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, यहां तक हो गया सबका कॉपी? चलिए, प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग डायरेक्टली चाय तो नहीं दे देते। अब सपोज अब हम लोग एक तो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूरा फैक्ट्री लगता है, फैक्ट्री होता है, उसके बाद क्या होता है? बोलिए क्या क्या ओवरहेड्स हो सकती है? ये तो डायरेक्ट सारे खर्चे हो गए, राइट? लेकिन सिर्फ डायरेक्ट खर्चा से थोड़ी हो जाएगा, उसके बाद क्या लगते हैं? ओवरहेड्स लगते हैं। ओवरहेड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो फैक्ट्री में लगता है, दूसरा जो ऑफिस में लगता है, और तीसरा जो सेलिंग में लगता है, ठीक है? फैक्ट्री में जो लगने वाले खर्चे हैं वो क्या हो गए? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? पहले ये बताओ। इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का जितना काम था हम यहाँ करके नक्की कर चुके, ठीक है? ये सारे जो ओवरहेड्स है सब इनडायरेक्ट ही है। ओके, फैक्ट्री में डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कहाँ जाएगा? प्लांट मतलब वो फूल उगाने वाला नहीं, प्लांट मतलब मशीनरी, प्लांट मशीनरी होता है वो वाला नहीं, इन तीनों में से ऑप्शन 3 है, फैक्ट्री, ऑफिस या फैक्ट्री। डेप्रिसिएशन ऑन वैन, घोड़ा गाड़ी में, ऑफिस में वैन चला गई, सेलिंग सर, वैन में ले जाके, हाँ। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट फीस। अच्छा, अब समझ में आ गया कनेक्शन की क्या बनाना चाह रहे हैं हम लोग। सो इसमें क्या आएगा? जो भी एक्सपेंसेस है रिलेटिंग टू फैक्ट्री, इसमें ऑफिस और उसमें सेलिंग। सो आप इसको कैसे सजा के लिखोगे? इधर देखो फॉर्मेट में। सबसे पहले हम लोग क्या लिखा भाई? 3 चीज लिखा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा लिखा क्या? डायरेक्ट लेबर, तीसरा क्या लिखा? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों मिला के क्या होता है हम लोग का? प्राइम कॉस्ट। फिर आते हैं 3 ओवरहेड्स,
पहला फैक्ट्री, दूसरा ऑफिस, तीसरा सेल। सबसे पहले लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में अंदर में लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फैक्ट्री। ठीक है, अब हम लोग का जो कॉस्ट इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, वो 3 टाइप्स के होते हैं दुनिया में। पहला रॉ मटेरियल, जिसका हम लोग यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर दिए थे। दूसरा क्या होता है रॉ मटेरियल के बाद? बताओ बचपन में आज तक क्या सुनते आए हो इन्वेंट्री के बारे में? कैसे कैसे होता है? एक रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद सोचो ना, ऐसे मशीन को इमेजिन करो, कॉन्सेप्ट ऐसा करो कि पूरा जीवन याद है। ये मशीन है, ठीक है, इसके अंदर आपने डाला रॉ मटेरियल, राइट? क्या होगा इसके बाद? ये प्रोसेसिंग होगा। वेरी गुड। उसको क्या बोलेगा? वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? इसके बाद क्या निकलेगा? फिनिश गुड्स। यही 3 टाइप के रॉ मटेरियल, 3 टाइप की इन्वेंट्री होते हैं, ठीक है? तो इन्वेंट्री कितने टाइप के होता है फाइनल आज से? 3। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश गुड्स, ठीक है? तो ये 3 इन्वेंट्री में से सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग हम लोगों ने कहाँ एडजस्ट किया? प्राइम कॉस्ट किया। अब आएगा WIP। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग तुम्हारे हिसाब से कहाँ एडजस्ट होना चाहिए? फैक्ट्री में, बिकॉज ये मशीन के ऊपर ही हो सकता है ना। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ होगा? मशीन में ही हो सकता है। सो इसका एडजस्टमेंट विल बी इन द फैक्ट्री। वेरी गुड। सो आ जाओ, हम लोग चलते हैं और लिखते हैं ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस closing work in progress. Add opening work in progress less closing work in progress. ये जो आंसर आता है इसे हम लोग कहते हैं वर्क्स कॉस्ट, या फिर इसके दूसरे लैंग्वेज में बुलाते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। सो अगर यहां तक रिकैप की बात करें तो वर्क्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा। ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे? वर्क्स कॉस्ट, ठीक है? जो भी रिपीट नहीं करा उसे पार्टिसिपेट कीजिए, आपको याद हो जाएगा सारी सेंसेस को यूज करके। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद नेक्स्ट क्या आता है बताइए? सेलिंग नहीं, देखिए मैंने बनाया फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, देन इट इज ऑफिस। क्योंकि तुम लॉजिकली सोचो ना, खुद एक बिजनेस चला रहे हो, फैक्ट्री से सीधा अगर माल ले जाके बेच देंगे तब तो चोरी हो जाएगा, राइट? पहले कहाँ जाना चाहिए? ऑफिस में। ऑफिस में उसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए आपको, कितना हमारे पास स्टॉक है, उसके बाद ना वो जाएगा बेचने के लिए। पहले स्टॉक का ऑडिट होगा, उसके बाद हम लोग जाके उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। सो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं क्या चीज का? बोलो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हेडिंग देंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सो लिखेंगे इसके अंदर ऑल एक्सपेंसेस, क्या होगा खुद ही बताओ? रिलेटिंग टू ऑफिस, कॉमन सेंस, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑफिस। चलिए डन, ओके। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या हम सामान बेच सकते हैं इतना में? नहीं। ये क्या है? ये जस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अभी इसमें बहुत कुछ ऐड होना बाकी है, ठीक है? अच्छा, माल प्रोड्यूस तो हो गया ना, यहाँ तक माल प्रोड्यूस हो गया। इतना तो श्योर है कि भाई ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब माल प्रोड्यूस हो चुका है। लेकिन क्या इतना बिकेगा? वी नेवर नो। बिकेगा कितना? नहीं, डिमांड रहेगा वैसे नहीं। सपोज मैं आपको बोल दिया, आ जाइए वापस से इस डेटा में, मैं आपको सपोज बोल दिया ये चीज रॉ मटेरियल कैंसल, ओके? मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ? फिनिश गुड्स। मैं आपको बोला ये चीज क्या हो जाएगा? परचेज कैंसल, यहाँ लगा दे रहा हूँ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन।
अब देखो सिचुएशन क्या, मैं आपको बोला कि सर 100 यूनिट मैंने ओपनिंग स्टॉक था अपने पास फिनिश गुड्स, मतलब रेडीमेड माल, माल बना हुआ, ठीक है, माल बना हुआ अपने पास कितना पड़ा हुआ है 100, नया प्रोड्यूस किए बनाए 20, यही तो है ना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 20 आप बनाए, आपने गोडाउन में जाके चेक किया 30 मिला, तो बाकी कहाँ गया, सेल कर दिया, राइट, वेरी गुड, यही चीज चाहिए था। तो इसी के साथ हम लोग के पास क्या है, अभी प्रोडक्शन है, तो इसमें क्या ऐड करना चाहिए और क्या लेस करना चाहिए जिससे हम, हाँ ओपनिंग क्या चीज का ऐड करेगा, बोल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और उसके बाद लेस क्या करेगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ए क्या ये मेरा सेल है, अब जो आएगा, क्या ये मेरा सेल है, नहीं अभी भी ये मेरा सेल नहीं है, ये अभी भी मेरा सेल नहीं है, अभी ये क्या है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, क्या बोलेगा इसको, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, मतलब ये अभी खरीद दाम है, ठीक है, मतलब बनाने का दाम है जितना माल आपने बेचा, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड मतलब जो माल आप बेचे उसका मेरे को बनाने में कितना पैसा पड़ा, ठीक है, तो अभी हमको पता चल गया कि बनाने में कितना पैसा लगा, अभी ये काम बाकी है, क्या बेचने में कितना लगेगा, अच्छा ऐसे थोड़ी बिक जाता है माल, क्या करना होता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, नहीं प्रॉफिट तो बाद में ऐड करेगा, पहले तो प्रोडक्ट तो बना, सपोज तू एक तो अमृत बना लिया जिससे आदमी 500 साल जिएगा, बना के अपने फैक्ट्री में रखा हुआ, बिक जाएगा, पहले बता, नहीं बिकेगा, सबको बताना पड़ेगा, सबको कैसे बताएगा, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, अमृत ले लो है मार खाएगा, ऐसा होता नहीं, तो जो भी है एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, तो कौन सा ओवरहेड है वो, अपना चार्ट पे आ जाओ, सेलिंग, राइट, सो हेडिंग देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये लिखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें क्या आएगा, ऑल एक्सपेंसेस, हाँ रिलेटेड टू सेल्स, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स। अच्छा बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से इसको ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा, क्या हम इतना में बेच सकते हैं, हाँ क्योंकि धंधा करते हैं हम लोग थोड़ी कॉस्ट निकालने के लिए, क्या चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए, सो इसको हम क्या बोले फिर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, इसको क्या बोलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब इसके पहले वाला में और अभी में क्या फर्क है सर, दोनों सेम सेम लग रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फर्क समझ में आ रहा कुछ, क्या बोलो बोलो, ट्राई करो पार्टिसिपेट करो, टेंशन मत दो, तो आप ऊपर हंसेगा रोएगा, ऐसे वो कुछ थोड़ी पढ़ लिया अलग से, हाँ मैं कहने का दोनों तो बराबर ही क्लास में पढ़ रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कि हम जो माल बेच रहे थे उसका बेचने के पहले का खर्चा छोड़ के कितना पड़ा मेरे को, और कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, मतलब जिसमें बेचने का भी खर्चा ऐड कर दिए, ठीक है ना, सो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद क्या ऐड होना चाहिए, वेरी गुड, चलो ऐड कर, हाँ बोलो डॉली, अभी आई हो, तो क्लास स्टार्ट हो गया, खत्म होने वाला है, अच्छा ठीक है, आ जाओ, जैसे 1:30 बजे वाला भी अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ अंदर आ जाओ, तुम कहाँ हो, हाँ तो अंदर आ जाओ ना, क्या किसको क्या फ्रेंड को क्या बात करना है, अच्छा ठीक है, ओ अच्छा उसको दे दो, भाई मैम को दे दो, डन, अच्छा वो बोल देना कल से, एक्चुअली मैं एडमिशन ले लेता हूँ, मेरे को पता नहीं होता है कि कौन आएंगे, स्टार्टिंग का एक वीक सब आता है, फिर आस्ते आस्ते अटेंडेंस गिर जाता है, सो इसलिए मैं लेता जाता हूँ एंड तक, हाँ बढ़िया ना स्ट्रेटेजी, नहीं गलत बात, आगे बढ़ते हैं, बताएंगे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसका भी, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ बोलो ना, आ जाओ डॉली अंदर, चलो ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते, तो हम लोग का माल बिक गया, यहाँ तक फॉर्मेट तक क्लियर है सबको, पूरा कहानी समझ में आ गया ऊपर से नीचे, एक बार लास्ट रिवीजन करते हैं, पहला क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या ऐड होगा, नहीं ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, फिर क्या आएगा, वर्क्स कॉस्ट, उसके बाद क्या ऐड होगा,
ऑफिस ओवरहेड, उससे क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या ऐड होगा? वेरी गुड, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या ऐड होगा? फिर क्या ऐड होगा? वो तो यही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल्स आ जाएगा। वेरी गुड। अब मैं एक सवाल करूंगा, देखते हैं आंसर दे पाता है कि बैड डेट्स कहाँ आएगा? ये पूरा टेबल में बैड डेट्स कहाँ आएगा? ये पूरा ऊपर से नीचे में बैड डेट्स कहाँ आएगा? बैड डेट समझता है? तो हम तुमको पढ़ाया, तुम पैसा लेके मान लिया, बैड डेट हो गया। ठीक है, बताओ इसमें कहाँ आएगा? हंसता गया भाई, बहुत बार हुआ ऐसा। हाँ, वाह, बताओ ये पूरा जो चार्ट है इसमें आपको क्या लगता है कि बैड डेट्स कहाँ आएगा? पूरा दिख रहा था सबको? हाँ, दिख रहा है। अब मेरा मैं घुस घुस के देख रहा, अपना कॉपी में जो लिखा उसको नहीं देख रहा। हाँ, बोलो, अच्छा लग रहा है। बैड डेट्स कहाँ आएगा? नहीं, कॉस्ट शीट में कहाँ आएगा? सेल्स के नीचे है क्या? कॉस्ट शीट सेल के नीचे The selling and distribution. डिस्ट्रीब्यूशन बोल रही है। कुछ लोग का माइंड में आ रहा है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा बात समझो, बैड डेट का प्रोसेस को समझो। कब होता है बैड डेट? पहले मैंने आपको बेचा ना, उसके बाद ना पैसा डुबा सकते हो कि बेचेंगे नहीं पैसा डुबा दोगे ना, मारना ही है पैसा। पहले तो मेरे को आपको कुछ बेचना पड़ेगा ना। तो जब हम बेचेंगे, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक कैश सेल्स, एक क्रेडिट सेल। कैश सेल है तब तो ऐसे भी नहीं डूबने वाला है। अगर क्रेडिट सेल्स है तब ना डूबने का स्टोरी आएगा। अच्छा, क्रेडिट सेल कब होगा? जब माल बन गया होगा, बिक गया होगा। तो कॉस्ट शीट तो सिर्फ बेचने तक का बनाते हैं ना, तो कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं। बात क्लियर है? कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं। क्यों? माल बेचने के बाद का स्टोरी है वो कौन समझेगा? सेमेस्टर वन याद है क्या बनाते थे सेमेस्टर वन में? पीएल अकाउंट बनाते थे। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखते थे 2 बैड डेट्स, याद है? सो वो पीएल समझेगा, हम कॉस्टिंग का आदमी है, हमको नहीं समझे। ठीक है, सेकंड सवाल अब तो क्लियर हो गया होगा। तो अगला वाला सवाल जब आप राइट देगा, राइट, वेरी गुड। देखते हैं डिविडेंड क्यों? प्रोडक्शन में प्रॉफिट होगा उसके बाद तब। हाँ, वेरी गुड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? पहले प्रॉफिट होगा, फिर हम उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को बांटेंगे। प्रॉफिट कब होगा? बेचेंगे, उसके बाद ना होगा प्रॉफिट, तो हम लोग को डिविडेंड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सोचना है आपको कि कौन सा आइटम कहाँ आएगा, रटना नहीं है, लॉजिक समझना है कि सेल्स तक जो किए वो आएगा और बाकी नहीं आएगा। लास्ट एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग कमीशन। वेरी गुड। तो अंदर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। हम लोग क्यों ट्रैवल करवा रहे हैं? उसको बेचवाने के लिए, तो बिल्कुल आएगा। अब अगला सवाल मेरा बहुत ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन, हेलो, ठीक है, छोड़ो। तो हम क्या बात कर रहे थे? डेप्रिसिएशन ऑन एयर कंडीशन। नहीं, आएगा तो ठीक है, कहाँ आएगा? ऐसे थोड़ी है। ऑफिस, पक्का ऑफिस, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर सैलरी नहीं आएगा। डायरेक्टर फिर बैठेगा कहाँ? ऑफिस में बैठेगा, खर्चा लगेगा। सुपरवाइजर सैलरी, थोड़ा करीम, सुपरवाइज किसको करेगा ऑफिस में बैठ के? नहीं, फैक्ट्री। सुपरवाइज इंसान फैक्ट्री में करता है, ऑफिस सेलिंग और ऑफिस में नहीं। ठीक है, लास्ट आंसर राइट देना, फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं सम बनाने के लिए। क्या दे कुछ बोल तो। प्लांट एंड मशीनरी, सब फेल। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, कॉस्ट नहीं। प्लांट एंड मशीनरी क्या एक्सपेंस होता है? प्लांट मशीनरी क्या है? एसेट। ये कॉस्ट शीट है, बैलेंस शीट थोड़ी है। अब लास्ट पूछेगा, सब राइट देगा। ठीक है, इजी वाला पूछे, हार्ड? बहुत हार्ड। ठीक है, इजी पूछ लेता है। कंप्यूटर, फिर ऑफिस कैसा करता है रे भाई? कंप्यूटर एसेट है, क्यों आएगा? ठीक है सर, लास्ट भाई एक तो राइट दे, कैसा दुखी करके देगा क्या? हाँ, डिफिकल्ट। इजी तो समझ ले रहा, डिफिकल्ट। अच्छा चलो, बहुत इजी। आईफोन,
नहीं आएगा ना, फाइनली स्ट्रेस क्लियर हो गया ना कि क्या बोलना चाह रहे हैं। लास्ट आंसर बताओ सही से, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फिर नहीं आएगा बोलता है, अरे प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सम शुरू करेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। फॉर्मेट हो गया सबका? पॉकेट मनी ले लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को पढ़िए, सब लोग साथ में पढ़ेंगे, सब लोग साथ में पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पढ़ेगी, एकदम शांति, हाँ क्वेश्चन एकदम बना रहे, एकदम फोकस करके करना, कोई भी लाइन मिस नहीं करने का। सबसे पहले तो एक करेक्शन करिए, यहाँ पे 70 to 100 लिखा हुआ है, कॉमा के बाद एक जीरो बेचारा खा गया, तो उसको 72,000 कर दो। बुक कहाँ है आप? क्यों बुक दो ना इसको पीछे से, कौन से दे दो तुम्हारे पास, जिससे साथ बुक नहीं है ऐसा कौन है? हाँ ले लो उसको, बोलो पीछे से बुक दे देगी तुमको। कॉस्ट M2 जो है वो लाओ 3-4 72,000 हो जाएगा, इसे करेक्शन के लिए 72,000 करिए। ये लो, और किसी को? उसको भेजाइए भाई, उधर भी है। बात नहीं करेगी। रेडी? आइए, सो 72,000 कर दिया उसको, बाकी आपको परफेक्ट ऐसा में कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स रीड टुगेदर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द सिंगल आउटपुट ऑफ अनिर्बान एंड कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2001। मतलब हमें क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2001 का बनाना है। क्वार्टर एंडेड का मतलब कौन कौन सा महीना? क्वार्टर भी क्या है क्या? कौन सा क्वार्टर भी है? कैसा करता है क्वार्टर एंडेड दिसंबर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, बट एक क्वार्टर में तो 3 ही महीना होता है ना। विश्वास हो रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, नहीं कभी कभी होता है कि लगता है क्या बोल रहे हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अज्यूमिंग वेटेड एवरेज मेथड इज फॉलो। क्या होता है वेटेड एवरेज, जब वहां तक पहुंचेंगे तब डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे बहुत सारा कहानी दिया हुआ है, और लास्ट में पूछता है व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द स्टॉक वैल्यू इफ द कंपनी फॉलोड फीफो मेथड ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएशन। सो दोनों ही मेथड आप लोग बचपन में भी पढ़े थे, एक बार सेमेस्टर 1 में, याद है इन्वेंट्री चैप्टर में, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। जो नहीं पढ़ा झूठ बोले, जो मेरे से नहीं पढ़ा उसको भी मैराथन में पहले वही कराया था कि नहीं? तो फिर हाँ, तो अच्छा नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, रिलैक्स। तो अब सुनो, सम स्टार्ट करते हैं। सम का आपको कॉस्ट का कोई भी समय आपको क्या करने का, जो वो बोला प्रिपेयर, उसके आप लगा दोगे आगे स्टेटमेंट शोइंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बोला है प्रिपेयर, राइट, ये वर्ड हट जाएगा और इसके बाद क्या लग जाएगा, स्टेटमेंट शोइंग एंड क्वेश्चन कॉपी। फिलहाल के लिए हम लोग एकदम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट क्वार्टर एंडिंग। ए बताओ क्वार्टर एंडिंग क्या था? क्वार्टर एंडिंग सिर्फ दिसंबर लिखोगे तो काम चल जाएगा। ये बस तुम्हारे नॉलेज के लिए बताया था मंथ कितने होता है क्वार्टर, क्योंकि मुझे पता था गलत होगा। रेडी? चलिए सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट दो कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। शुरू करें? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या खुला हुआ है।
क्वेश्चन में सबसे पहले देखो ये दिया हुआ है रॉ मटेरियल, ये जो है ये क्या है, ये डेट्स क्यों दिया है, ताकि आप इसमें से आइडेंटिफाई कर पाओ कि ओपनिंग कौन सा है क्लोजिंग कौन सा है। सो ये ओपनिंग वाला फिगर होगा, ये क्लोजिंग वाला। सो ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और हमको क्या चाहिए जिससे कंज्यूम निकल जाएगा, परचेज चाहिए। चलो सब में खोजो कहीं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, दिख गया ना। तो हम अगर अपने फॉर्मेट में चले तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इससे मेरा क्या निकल जाएगा, रॉ मटेरियल। सब लोग पहले इतना खुद से कर ले। क्वेश्चन सबको बुक दिया एक तो आलसी लोग। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताओ कितना कितना है, हेल्प करो। 40,000। परचेज कितना है, 1,10,000। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेटर्स निकाल लेंगे सब। कोई भी दृष्टि विद्या का इस्तेमाल नहीं करेगा अपना, ठीक है, मीन्स आंख से कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेटर निकालना। जिसके पास नहीं है मोबाइल निकाल लो। हो गया तो बताओ, बताओ फिगर बताओ कितना है, 1,00,000। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। बिना पेपर घुमाए कॉपी घुमाए बताना इसके बाद क्या लिखना चाहिए, डायरेक्ट लेबर। सुपर। आइए खोजते है क्या डायरेक्ट लेबर, बिल्कुल है, यहाँ दिख रहा है मेरे को डायरेक्ट लेबर कितना है, कितना, 40,000। वेरी गुड। तो डायरेक्ट लेबर 40,000। इजी दो, व्हाट शुड बी नेक्स्ट। अच्छा होगा ही सब में जरूरी है नहीं, लेकिन अपने को फॉर्मेट रिकॉल रहना चाहिए ताकि क्या है कि अपने को पता रहे कि कब क्या डालना है। चलो डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है मेरे को नहीं, ये जो चार्जेबल एक्सपेंस होता है ना इसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। सो चार्जेबल, अच्छा सब ऊपर नीचे लिखा है क्या, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, हमको लगता है ये रॉ मटेरियल का फिगर है, ये वर्क इन प्रोग्रेस, ये फिनिश गुड्स, फिर ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ये 1,60,000 होगा, है ना। और ये डायरेक्ट लेबर जो है 110 है, और फिर चार्जेबल एक्सपेंस 40,000 है। तो अपने इसको चेंज कर लेते हैं, फिर अपना ये चेंज हो जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा, 160। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को 160 कर लो, ऊपर नीचे लिखा हुआ डेटा, प्लीज चेंज इट। डायरेक्ट लेबर हो जाएगा 1,10,000 ना, तो 1,10,000, चलो 1,10,000। और इसको देखो तो कैलकुलेशन चेंज होके क्या हो जाएगा, पक्का, ठीक है। सो 1,50,000 डन। ये सारा एरो कर लो इसको इधर, ठीक है, कि ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का फिगर ये है, ये एंटर नहीं मारा है इसकी वजह से सारा ऊपर नीचे हो गया। 1,60,000 और डायरेक्ट लेबर है 1,10,000, चार्जेबल एक्सपेंस है 40,000, ठीक है, डन। चलो अब हमारा हो गया डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लेते हैं अपने। डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह वो लोग लिखा है चार्जेबल एक्सपेंसेस। फिगर बताओ कितना फाइनल हुआ, 40,000। चलिए ये तीनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। चलो ऐड करिएगा सब और प्राइम कॉस्ट निकालिएगा, कितना आ रहा है, 3 लाख। क्लियर एवरीबॉडी, कोई डाउट यहां तक नहीं, आगे बढ़। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता था, बिना पेज घुमाए, बिना पेज घुमाए, बहुत देर से पढ़ा है, फैक्ट्री ओवर। सुपर, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में
तुम पूरा ये टेबल देख के बताओ, तुमको क्या लगता है ऐसा कौन सा आइटम है जो फैक्ट्री के लायक है? टेल मी। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ है? वो तो आएगा, ठीक है, एड ओपनिंग क्लोज लेस क्लोजिंग, ठीक है। और क्या एक्सपेंस क्या आ सकता है? आवर रेट मशीन वाला आ सकता है, क्योंकि मशीन कहाँ इंस्टॉल करते हैं? फैक्ट्री में। सो ये लोग बोल रहे हैं कि मशीन जो है, ये मशीन का जो आवर है, कितना आवर्स चला है मशीन? चेक करिए, 5000 आवर्स। आवर्स कितना चला? 5000। और जब मशीन 1 आवर चलता है तो रेट ऑफ मशीन आवर वर्क इज 4.8, नहीं 16 पर आवर, ये वाला ऊपर वाला, राइट? सब चीज एक लाइन ऊपर है ना। सो रेट पर आवर कितना है मशीन का? 16। सो टोटल मशीन चल रहा है 4000 घंटा, और 1 घंटा जब चलता है तो कितना खर्चा बैठ रहा है? 16 रुपया। तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा फैक्ट्री का? 16 इंटू 4000 कितना? 5000 है, 5000, ठीक है। सो लिखिए मशीन आवर कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे 5000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 1 घंटे चलने का कितना पैसा लगता है? 16 रुपया पर आवर। सो कितना रुपया लगेगा टोटल? 80,000 रुपीज। कैलकुलेटर चेक कर लेना, कैलकुलेशंस। 80,000, वेरी गुड नितिन। चलिए तो टोटल कर लेते, टोटल कर ले क्या इसको अभी, कि कुछ बचा हुआ है? क्या बचा है? वर्क इन प्रोग्रेस, वेरी गुड। चलो तो क्या करते थे वर्क इन प्रोग्रेस को? ओपनिंग ऐड करते थे और लेस क्लोजिंग करते थे, लेस क्लोजिंग। तो क्वेश्चन में ओपनिंग WIP जो है वो कितना दिख रहा है? 50,000, और क्लोजिंग WIP 70,000। चलिए आवर वर्कड कौन सा? हाँ ये रहा, तो देखो ना 5000 आवर्स था, दैट इज मशीन आवर का, ये है मशीन आवर का, और उसके नीचे है मशीन आवर वर्कड, ये है 16 पर आवर। ये थोड़ा ऊपर 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 नीचे हो गया, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। 1 घंटे चलने का 16 रुपया लगता है, और 5000 घंटा टोटल मशीन चला है। उसके नीचे वाला जो है ना, ये ऑफिस ओवरहेड के लिए, ठीक है, ये ऑफिस ओवरहेड के लिए। उसके नीचे वाला जो है वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए, और उसके नीचे वाला जो है वो सेल्स के लिए, ठीक है। फाइनल हो गया सारा फिगर्स। चलो आ जाओ, क्लोजिंग ऐड करते हैं, ओपनिंग ऐड करते हैं और क्लोजिंग माइनस करते हैं। तो माइनस करके फिगर्स बताइए कितना आ रहा है आंसर? 60,000 जीरो मिलेगा तुमको। देखो तुम क्या कर रहे हो, प्राइम कॉस्ट 3 लाख है, ऐड कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ऐड कर रहे हो ओपनिंग, फिर माइनस कर रहे हैं क्लोजिंग। तो 60 कैसे हो सकता है? फिर गलत, 360, राइट? क्योंकि 3 लाख तो यही है, इसमें ऐड हो गया 80,000, तो 380 हो गया। 380 में फिर 50 ऐड हो गया, तो 430 हो गया। 430 में से अगर 70,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360, 3,60,000। क्लियर? एक बार पूरा फिगर्स वगैरह क्योंकि ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लो पूरे सम्स के फिगर के साथ मैच करके। कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन और नॉट डन? अभी क्लियर है? चलो इसके बाद क्या होता है, पहले इसको बताओ बोलते क्या है? वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। उसके बाद हेडिंग क्या रहेगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके लिए। बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज ₹4.8 पर यूनिट। मतलब 1 यूनिट बनाओगे तो कितना रुपया खर्चा आएगा? ₹4.80। लेकिन उसके लिए पहले मेरे को ये जानना जरूरी है कि हमने एक्चुअल में कितना यूनिट बनाया है। नहीं 5000 नहीं, 5000 तो भाई क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स है ना, 4000 तो ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स है। नहीं माइनस करके भी नहीं, हड़बड़ी नहीं करने का, आराम से करने का।
एकदम टाइम लेके करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। एग्जाम कब है? कल थोड़ी, मैराथन थोड़ी चल रहा है। तो गजब का है, स्पीड नहीं करने का। पहले इधर देखो हम लोग क्या किए थे, ये याद है फिनिश गुड्स का ये किए थे। सो इसमें क्या लिखे थे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल्स टू सेल्स। इसी में से अगर हम डिराइव कर ले फॉर्मूला को, प्रोडक्शन अगर निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, देखो प्रोडक्शन इक्वल्स टू, सो प्रोडक्शन इक्वल्स टू, ये अपने को निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, सेल्स इधर है तो पहले लिख देते हैं सेल्स, फिर ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो ये अगर इक्वल्स टू के उस तरफ आ जाएगा तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल है फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। ये ओपनिंग स्टॉक क्या, प्लस ओपनिंग स्टॉक है, तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। सो हम लोग ये बनाएंगे वर्किंग नोट 1। नेक्स्ट पेज में जाइए और लिखिए वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यस सर, हाँ जरूर। सो तुम ये सोचो कि आपने कितना माल बेचा है, सपोज 100 यूनिट्स, आपके पास एंड में बचा 10 यूनिट्स, तो आपके यानी ये समझ में आता है कि हम 100 यूनिट बेच चुका है, 10 यूनिट बना मतलब लास्ट में बच गया, तो 110 यूनिट का तो कहानी समझ में आ गया। और हम देख रहे हैं पहले से मेरे पास घर में 20 यूनिट पड़ा था, तो बाकी यूनिट आया कहां से, यानी तुमने उसको बनाया, ठीक है। और ये नॉर्मल फॉर्मूला से जाओगे तो सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू सेल्स, ठीक है। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू सेल्स। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ पी को निकालना है सॉल्व करके, तो क्या करूंगा, प्रोडक्शन इक्वल्स टू, ये क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाएगा तो माइनस। समझ गया, क्लियर है पूरा? चलो वेरी गुड। आ जाइए, लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन खोज के अच्छे से बताओ क्वेश्चन में से कि कितना यूनिट्स हमने बेचा है, सेल्स कितना यूनिट्स किया है। ये देखिए सेल्स का यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है साफ साफ, सेल ऑफ 24,000 यूनिट्स, एकदम नीचे में पेज के बॉटम में, सेल ऑफ 24,000 यूनिट्स। सो चलो सेल्स कर दिया 24,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, ये रहा फिनिश गुड्स, इसका ओपनिंग स्टॉक है 4,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 5,000। सो ऐड कीजिएगा 5,000 माइनस कीजिएगा 4,000। So what should be our production units? 25,000 units. डन, याद था, क्लियर? कैसे निकला प्रोडक्शन, ये वापस से फॉर्मूला बोल प्रोडक्शन का, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलो अब ये जो 25,000 यूनिट्स है ये लेके हम लोग चलते हैं अपना मेन सोल्यूशन में और ऑफिस ओवरहेड को कंप्लीट करते हैं। सो ऑफिस ओवरहेड में क्या सीखे थे अपने, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना होगा, 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आता है ऑफिस में, 4.80। सो 25,000 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4.80। कैलकुलेटर कितना, 1,20,000 1,20,000। डन और नॉट डन? वेरी गुड। सो 3,60,000 मेरा वर्क कॉस्ट था, ऑफिस ओवरहेड 1,20,000 है, दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, बिना पेज पलटे थोड़ा कदीम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आ सकता है ये, बोलो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड। सो व्हाट विल बी दिस, 480। बढ़िया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या होता था, मत घुमाओ नहीं, यही ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आइए एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी है? अपने 7200 को क्या बना दिए थे? 72,000। इसके बाद क्या माइनस होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में मेरे पास यूनिट्स है लेकिन अमाउंट है, अमाउंट पे क्वेश्चन मार्क दिए, मतलब मिसिंग है, अपने को निकालना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5000 यूनिट्स, लेकिन व्हाट इज द अमाउंट आई डोंट नो। ओके, ये पूरा चैप्टर जो बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि आप जितने भी मेथड है वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए। अब चैप्टर का बिजनेस एंड आ गया। यहाँ तक तो टाइम पास किया, खाली कुछ नहीं, फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे थे, एक एक हिसाब से लिखते गए और यहाँ तक पहुंच गए। हर मेथड में चाहे आपको बोले फीफो मेथड या लीफो या फिर वेटेड एवरेज या फिर सिंपल एवरेज, आपको यहाँ तक पहुंच जाना है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता है। यहाँ तक चेंज यही होता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में। याद है सेमेस्टर 1 में जब कोई लोग शायद मैराथन अटेंड किया होगा या जो नॉर्मल क्लास किया होगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का जब चैप्टर करवा रहा था तो बार बार हमेशा यही बोलता था कि पूरा चैप्टर का जो पर्पस है वो क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक या फिर इशू का रेट निकालने के। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है ये हम लोग को निकालना है। इसके लिए मेथड वो लोग 4 दे सकते हैं आपको, एक फीफो, दूसरा लीफो, तीसरा सिंपल एवरेज, चौथा वेटेड एवरेज। और एक क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 2 मेथड से सम करने बोल सकता है। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर सम में आपको कौन सा मेथड बोला है? पहले बोला है वेटेड एवरेज, नहीं पहले आपको बोला है वेटेड एवरेज, फिर बोला है कि भाई आंसर क्या डिफरेंट होता अगर फीफो होता तो। 2 मेथड बोला है आपको। हम लोग सबसे पहले वेटेड एवरेज करेंगे फिर फीफो में चलेंगे। कैसे करते हैं सब लोग? वर्किंग नोट 2 में चलेंगे सब लोग। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की हमको वैल्यू करना है। अब मेथड का नाम क्या है? अभी अभी कौन सा फॉलो कर रहे हैं? तो ब्रैकेट में लिखो वेटेड एवरेज मेथड, वैम। वेटेड एवरेज मेथड, एग्जाम में वैम मत करना, वेटेड एवरेज मेथड पूरा लिख। सो कैसे करोगे वेटेड एवरेज? सिंपल सा एकदम टेक्निक समझो। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि वेट्स का इस्तेमाल करना, एंड वेट्स क्या होती है? हमारी क्वांटिटीज। ओके, सो वेटेड एवरेज करने के लिए आप कुछ इस तरह करोगे, पहले देख लो, समझ लो, फिर लिखना। सबसे पहले आप लिखोगे आपकी ओपनिंग स्टॉक कोई भी समय, और फिर लिखोगे प्रोडक्शन। 2 ही चीज तो है ना हमारे पास, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं हमारे पास, हमको वही तो निकालना है। तो हमारे पास क्या है? ओपनिंग स्टॉक, एंड हमारे पास क्या है? प्रोडक्शन। 2 थिंग्स। सो सबसे पहले आप बताओगे मेरे को यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज प्रोडक्शन। यूनिट्स अगर हम देखें ओपनिंग स्टॉक, एक किसका? फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का? फिनिश गुड्स का। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 4000। वेरी गुड। सो 4000 इज द ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन कितना किया? 0 मिलेगा आपको। तुम प्रोडक्शन का वैल्यू बता दे रहे, बोल रहा ठीक, लेकिन वैल्यू बता दे रहे। मैंने क्या पूछ रहा हूं तुमसे? यूनिट्स कितना है? 24 वाला को भी 0 मिलेगा। 25 इज द राइट आंसर। 24 तो सेल था ना, सेल था ना। मैंने क्या पूछा? प्रोडक्शन। अपने वर्किंग नोट 1 में नहीं बनाए थे? देखो जाके वर्किंग नोट 1 को। 25,000 यूनिट्स वी हैड प्रोड्यूस्ड। सो 2 चीज मिल गया। अब मैं चलूंगा वैल्यू में। अब मेरे को बताओ ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, कीमत कितना ओपनिंग स्टॉक का? अब ठीक बोल रहे हो, 72,000। अब मेरे को चाहिए प्रोडक्शन की भी वैल्यू। तो प्रोडक्शन का वैल्यू कहां से मिलेगा? नहीं, 1,20,000। क्या लिखा? इंग्लिश पढ़ो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कितना कॉस्ट हुआ? 4 लाख। यहां तक कोई डाउट? अब कहानी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझो। लिखो नहीं, अभी रुको ना, टाइम देंगे तो कहाँ जा रहे हैं? हमको कोई काम नहीं, 7:30 बजे बैठने यहाँ पे, बैक टू बैक बैच पढ़ाने। हाँ ठीक है, रिलैक्स करो। ठीक है, तो अपने पास क्या चीज है? ओपनिंग स्टॉक है, फिर क्या है? प्रोडक्शन है, फिर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है और उसके साथ क्या है? प्रोडक्शन की वैल्यू है। हमको कितना यूनिट्स का वैल्यू निकालना है? पहले ये देखो, मेरा क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट्स है? 5,000। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन सच में सही है या गलत है। हो सकता है ना क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? हम लोग कितना यूनिट्स बेचे हैं? 24,000।
हम लोगों के पास टोटल यूनिट कितना था, कर लो ना, टोटल नहीं आता है तो 2/9 29, ठीक है 29,000 यूनिट्स हमारे पास टोटल कितना है 29,000 यूनिट्स। इसमें से हमने कितना बेच दिया, बेच दिया ना, इसमें से कितना चला गया 24 चला गया, तो कितना बचा होगा सर, वेरी गुड, कॉमेडी करता है बैठ के, 5,000 यूनिट्स मेरे पास बचा होगा। और क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है ना कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,000, लेकिन क्वेश्चन वैल्यू नहीं बता रहे, वो हम बताएंगे। कैसे बताएंगे, समझो, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 5,000 यूनिट्स इक्वल्स टू, पहले हम ये पता करेंगे कि भाई टोटल वैल्यू कितना है, इन दोनों को जोड़ो, 72 और 480 को जोड़ो, 5,52,000। तो मेरे को ये समझ में आया कि हम लोगों के पास 5,52,000 का माल था, राइट और नॉट। ये कितने यूनिट्स का माल था 29,000 का। तो इसको डिवाइड जब करोगे तो एक यूनिट का दाम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कितना मिलेगा, एक कुछ बोल रहा है 19,000, बाप रे बाप, फीवर हो गया आपको लगता है। एक बार वापस से करिए, 5,52,000 करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, करिए, डिवाइडेड बाई 29,000, सब खुद से करो, सेटिस्फाइड हो, 19 पॉइंट समथिंग आ गया, लिखने का नहीं। अब वो एक यूनिट का दाम है, अपने को कितने यूनिट का दाम चाहिए 5,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, बोलिए कितना आएगा 95,172। अभी कॉपी कर लो, अब कॉपी कर लो, कर लो भाई। किसी को कोई डाउट है इसमें, एनीबॉडी? डन और नॉट डन? आईफोन में नहीं होता, देखो वेरिएबल का आईफोन में भी ले आएंगे थोड़ा। हो गया यहाँ तक, चलो आ जाओ, फिगर्स को बिठा देते हैं जगह पे। 95 कितना था बॉस, मैं इरेजर लाया 95, ठीक है लिख लो, माइनस करो, फिगर्स वगैरह बताओ तब तक। 95,172, ये कहाँ से आया, वर्किंग नोट 2 से आया, वहां पे रेफरेंस दे देना, माइनस करना सारा आंसर। इसको क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, बहुत बढ़िया, पहले से चीटिंग करके रखा था इस बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोला 1 सेकंड का टाइम मिला, निकाल लिया फटाफट चिकन कर लिया। इसमें तुम लोग का फोटो है ना, कोई रोक नहीं सकता, स्पीड बढ़ा है चीटिंग में, फटाक से बता दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही पूछेंगे इसके बाद वाला, पेज मत पलटना, ठीक है, हम देख रहे थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया रे बोलना, ये नहीं बता पा रहा फटाफट, इसमें तो नहीं मिलेगा ना पीछे। हाँ क्या नाम है तुम्हारा, बोलो ना पायल, ये तो पागल बोलिए पायल, पायल 456,828 ऐसा ही बोल रही है, 456। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, इसके बाद क्या होता था, वेरी गुड, तो करेंगे एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आओ देखते हैं कितना रुपया लग रहा है माल बेचने में, क्वेश्चन को घुमा के देखते हैं कितना रुपया लग रहा है एक माल बेचने में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 3 रुपया ना,
26 वाला वो फाइनल सेल्स है, ठीक है। तो हम लोग को कितना रुपया लग रहा है? 3 रुपया माल बेचने में लग रहा है। अच्छा 3 रुपया इंटू क्या यूनिट करेंगे, बुद्धि लगा के बताओ। 24 बुद्धि है सब मैंने, हाँ जितना बेचे उतना, प्रोडक्शन वाला ही मत ठोक देना, ठीक है। मतलब सेल का यूनिट से मल्टीप्लाई होता है, बाकी सब प्रोडक्शन यूनिट्स। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो सेलिंग एक्सपेंस 3 रुपया 1 यूनिट का खर्चा है, बेचे अपने 24,000 यूनिट, कुल मिला के लगेगा 72,000 रुपीज। ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा इसके बाद? क्या आप बोल? कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, ये कैसे इंग्लिश है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स 522828। यहाँ तक कोई डाउट? वेरी गुड। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या ऐड होता है? ये तो इजी था, प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, तो हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे और उसको सेल्स, सीधा सेल्स लिखेंगे। प्रॉफिट का ब्लैंक छोड़ दो और फिर सेल्स लिखते हैं। सेल कितना यूनिट्स किए? 24,000, और 1 यूनिट कितना में बेचे? 26 रुपए। तो 24,000 इंटू 26 करो, कितना भाई? 6,24,000। ना रे, ये तो बोल रहा है 11,52,000। अरे गर्दू, तो तबीयत खराब कर देगा सबका। कितना है? सही फिगर बताओ, लोगों लिख दिया 6,24,000। चलो कोई बात नहीं, उसका आईफोन का कैलकुलेटर ना ऊपर वाला भी ऐड कर दिया, थोड़ा आता रुक जाओ, बोला कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है चलो, सेल्स आ गया अपने पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने पास है, माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो कर लो 95,172। इसको लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट के बगल में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट पूरे सम में? क्या सम कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी क्या बाकी है? फीफो बाकी है। इन लोग को बहुत खुजली है, बोलता है कि अगर व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द स्टॉक वैल्यू इफ द कंपनी फॉलोड फीफो मेथड ऑफ वैल्यूएशन। हमसे पूरा सम बनाने नहीं बोल रहा है वो, हमसे ये बोल रहा है सिर्फ आप ये बताइए कि ये जो वैल्यू आपने निकाला था ना, ये वैल्यू स्टॉक वैल्यू बोल रहा है ना, तो बोल रहा है ये जो वैल्यू आपने निकाला इसमें क्या फर्क आएगा अगर हम वेटेड एवरेज नहीं फॉलो करके क्या फॉलो करेंगे? फीफो। तो यानी हमें तो सिर्फ वर्किंग नोट 2 ही चेंज करना है, ठीक है। तो आओ सीखते हैं वर्किंग नोट 2। बिल्कुल वर्किंग नोट 2 में अब तुम लोग ऐसे नहीं लिखोगे वर्किंग नोट। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि वो तो मेन सोल्यूशन पूछा है ना। तो आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वर्किंग नोट 3 नहीं, बस अलग से लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में मेथड का नाम दे दो फीफो। वापस एक स्टोरी सेम लिखना है, पहले ओपनिंग स्टॉक उसका यूनिट्स, फिर प्रोडक्शन उसका यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना था? शायद 4,000। प्रोडक्शन था 25,000। वैल्यू कितना था ओपनिंग स्टॉक का? 72,000। और प्रोडक्शन का 4,80,000। ठीक, बहुत अच्छा। यहां तक लिख के छोड़ दो आराम से। फीफो का मतलब पता है? मतलब पूछा पुष्पम बोलता है। फीफो का मतलब होता है हाँ, पहले जो हमारे कंपनी में जन्म लिया उसे पहले निकाल दीजिए, उसके बाद जो आया बाद में लात मारिएगा, ठीक है। सो पहले होता है ना घर में, जैसे बड़े लड़की लोग का पहले शादी होता है, फिर सेकंड नंबर ऐसे। लड़का में नहीं होता ऐसा, लड़का में पहले छोटी बहन का पहले शादी हो जाता है। लेकिन हम लोग चेंज करेंगे इसको। चलो ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन। तो ओपनिंग स्टॉक में पहले जाएगा माल या प्रोडक्शन? ओपनिंग स्टॉक। हम लोग कितना माल बेचे थे? 24,000। तो यानी पहले इस 4,000 का तबादला हो जाएगा इस दुनिया से, तो इसकी वैल्यू भी तबादला हो जाएगी। अब जो बचा वो कहां से जाएगा? प्रोडक्शन से। कितना जाएगा? 20,000। तो कितना बच जाएगा? यानी क्वेश्चन तो राइट है, राइट। पहले ये पता चल गया क्वेश्चन राइट। अब हिसाब लगाते हैं।
ये तो पूरा उड़ गया ना, पूरा उड़ गया। तो अपने पास ये जो कैलकुलेशन करने का ये रेट तो सिर्फ सेकंड वाले का ही बचा है। सो अब लिखेंगे अपने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 5000 यूनिट्स इक्वल्स टू क्या डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए, 480 डिवाइडेड बाय 25,000। पहले 480 से 25,000 को डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का कीमत निकलेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से, जिससे सारे यूनिट्स का कीमत निकलेगा। कितना आ रहा है, पूरा राउंड फिगर। श्योर, एक बार और एग्जाम करो। विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर, सही हो सकता है, एक बार फिर से जरूर। नितिन 96,000। तो हम लोग क्या सीखे कि फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले जो आया पहले चला जाएगा। तो इन दोनों में पहले कौन सा आया, ओपनिंग स्टॉक आया, तो ओपनिंग स्टॉक का पूरा काम खत्म, क्योंकि हम लोग बेचे थे 24,000, तो 4,000 यूनिट पूरा उड़ गया पहले वाले से। तो जो भी अब आंसर निकलेगा वो किससे निकलेगा, प्रोडक्शन से ही निकलेगा। तो प्रोडक्शन हम लोग कितना यूनिट बनाए, 25,000, और वैल्यू कितना था 480। तो डिवाइड करने से एक यूनिट का दाम मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5,000 से, तो पूरा यूनिट का मिलेगा। एक पोर्शन क्वेश्चन में पूछा नहीं है लीफो, लेकिन हम अगर उसको सेवा करके देना चाहे तो तुम लोग करके दो, ठीक है। एक बार डिस्कशन करते हैं या लीफो नेक्स्ट क्लास करें, नेक्स्ट क्लास में अभी फ्लो में मजा आ जाएगा, ठीक है। एक बार लीफो सुनो, लीफो में क्या होता, ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन, तुम लोग मत लिखो, हम सिर्फ ऐसे लिख दे, हम तुम लोग खटो मत, तुम लोग खाली मैं एंजॉय करो, ठीक है। तो प्रोडक्शन था 25,000, तो हेल्प करना लिखो, ठीक है। इसका था 72,000, हाँ 480। सपोज यही चीज लीफो होता तो क्या बोलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम लोग कितना माल बेचे हैं, लास्ट से चला तो गया, लेकिन टाइगर अभी भी जिंदा है, बात समझा। कहने का मतलब इसका रेट अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें एक भी यूनिट जिंदा होता तो हम लेते। और इसका तो सर पूरा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सर टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,000, जिसमें 4,000 पूरा ओपनिंग से लेना पड़ेगा आपको और 1,000 प्रोडक्शन से लेना पड़ेगा। सो इसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू, पहले तो ये 4,000 का पूरा वैल्यू ले लेते हैं, तो कितना लेंगे 72,000, ये तो लेना ही लेना है, प्लस और 1,000 यूनिट का दाम निकालना है, तो 4,80,000 टोटल वैल्यू है। ये कितना यूनिट का दाम था, 25,000 का दाम था, एक यूनिट का दाम निकल गया, मल्टीप्लाइड 1,000। तो देखो तो कितना आ रहा है दोनों मिला के, यहाँ कितना आ रहा है, 480 बाई 25,000 इंटू 1,000, 19,000, 19,200 पक्का फाइनल, और इधर 70,000 प्लस करके 90। इसको कॉपी कर लो, क्लोजिंग स्टॉक लीफो लिख के इसे कॉपी कर लीजिए। ये सेवा है, सम का पार्ट नहीं है। सेवा मतलब हम लोग बहुत अच्छा आदमी है, हेल्प कर रहे हैं उसको, सर्विस। हेलो, हाँ कौन सा सेमेस्टर, हाँ सेमेस्टर 4 भवानीपुर में आओगे, नहीं कौन से सेंटर में पढ़ना है, टॉलीगंज तो अभी चालू नहीं होगा, अब तो खत्म हो गया क्लास। तो आओगे तो भवानीपुर आ जाइए, तो टॉलीगंज जाना तो कल आ जाना, मेरे को व्हाट्सएप करके रख दो डिटेल्स दे दीजिए। अभी सब घर जाकर रामनवमी मनाएगा वापस, वेरी गुड। लेकिन देख एक चीज देखा, हमको लगा था आज कोई नहीं आएगा, रामनवमी में सबसे ज्यादा अटेंडेंस, कितना नास्तिक लोगों को सुविधा बैठा हुआ है। शाम को होगा, क्या होगा, शाम को होगा, हाँ ठीक है शाम में, और फिर से कल से पाप शुरू। जितना लोग नॉनवेज, कौन नॉनवेज खाते हैं, वो तो इंतजार कर रहा है कैसे खत्म हो ना। सुबह बहन बोलती है एक दिन और भैया, एक दिन और, बोला अरे बाप रे एक दिन तो अभी खा लो, मतलब भगवान का ईगो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मन नहीं करता है, तुम नहीं कर रहा, वो खाता ही नहीं, तो स्टोरी अलग है। हो गया कंप्लीट, एनी डाउट्स तो ऑनलाइन वाले बाय बाय, कोई डाउट होगा तो जरूर से व्हाट्सएप कीजिए।